जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। रूस और भारत के बीच में हम सब ने मल्टीपल टाइम्स ये सुना कि R-37M, जो कि वेरी वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने इसको लेकर एक विशेष इंटरेस्ट व्यक्त किया है। और अब अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने, तो उन्होंने जब रशियन ऑफिशियल्स का इंटरव्यू किया तो यहाँ पर ये चीज सामने भी आ चुकी है, जहाँ पर बताया गया कि भारत ने ऑलरेडी रूस के साथ जो पोटेंशियल सेल है R-37M मिसाइल की, इसको लेकर बातचीत शुरू करी है। हालांकि अभी यहाँ पर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है और जो जानकारी प्राप्त करने का दौर है, ये शुरू है। बेसिकली यहाँ पर भारत का प्रयास ये हो सकता है कि जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, इनकी जो लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उसको इनहेंस किया जाए। और ये चीज R-37M के आते निसंदेह रूप से हो जाएंगी। रशियन सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो टॉक अभी चल रही है रूस के साथ, यहाँ पर ऑफ द सेल्फ परचेज और जो फॉलो ऑन मैन्युफैक्चरिंग है भारत में इन मिसाइल्स की, वो हमें देखने को संभावित तौर पर मिल सकती है। R-37 की बात करें तो ये एक हैवी वेट, वेरी लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी एंगेजमेंट रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, और ये इसकी एंगेजमेंट रेंज है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो मिसाइल है, ये मुख्यतः एवैक्स को, एरियल रिफ्यूलर्स को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स को, या फिर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स जो है, उनको तबाह करने में सक्षम है। रशिया ने यह भी इंडिकेट किया है कि ये जो मिसाइल है, ये बेसिकली सुखोई 30 MKI के द्वारा कैरी की जाएगी, और ये उसकी जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन और एरियल डिनाइल पोटेंशियल है, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करेगी। भारत को लेकर ऐसा कहा जाता है कि भारत तकरीबन 300 R-37M मिसाइल्स को लेकर बातचीत कर रहा है, और ये डायरेक्ट परचेज हो सकती है ताकि भारत इनको रैपिडली फील्ड कर सके। हालांकि इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एंगल भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब क्योंकि भारत के पास लंबे समय से एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का जो गैप है, वो क्रिएट हुआ था, और इसीलिए इसको फिल करने की जिम्मेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज की बात करें तो इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये मिसाइल 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। जी हाँ, रशियन सोर्सेस की तरफ से क्लेम किया गया है कि इसकी जो रेंज है वो 350 से लेकर 400 किलोमीटर की है। लेकिन दुनिया भर में 300 किलोमीटर की जो रेंज है, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि अगर हम एक्चुअल इंगेजमेंट रेंज की बात करें तो ये डिपेंड करती है कि इसको किस एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया, कहाँ किस एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया गया, किस स्पीड पर लॉन्च किया गया। लेकिन फिर भी इसकी जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है, उसको 200 किलोमीटर तक माना जाता है। खैर जो भी हो, भारत इसको लेकर बातचीत कर रहा है, जहां पर उद्देश्य सिंपल है कि भारत इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करना चाहता है जो कि भारत के लिए एक लंबे समय तक यहाँ पर जो मेन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की भूमिका है, वो निभाने वाला है। हालांकि भारत पूरी तरीके से इसी मिसाइल पर डिपेंडेंट नहीं होने वाला है, जबकि भारत का प्लान इससे ऊपर भी बढ़कर है। भारत इसके साथ ही साथ अपनी रुद्रम सीरीज की मिसाइल और अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल है, इसको लगातार इनकी कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट देता रहेगा। और भविष्य में कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत अपनी खुद की जो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उस पर काम करने वाला है। खैर वो तो भविष्य की बातें हैं, और भविष्य में ही हमें देखने को मिलेगा कि इनकी रियलिटी क्या है। खैर जो भी हो, इस समय रूस के साथ बातचीत चल रही है, और अब देखना ये इंटरेस्टिंग है कि इस बातचीत का फल क्या निकलता है, इस पर निर्णय क्या आता है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है फ्रांस को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रांस इस समय भारत के साथ जेट इंजन को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, और बीच में जब रोल्स रॉयस की एंट्री हुई तो उसके बाद से जो मामला है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी होने लगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी रोल्स रॉयस ने प्रोग्राम में एंट्री करी है, फ्रांस पैनिक मोड में आया है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके हाथ से जो मल्टी बिलियन डॉलर डील है वो चली जाए। हाल ही में रोल्स रॉयस ने F-35 प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा कि F-35 प्रोग्राम में उन्हें बहुत सारी एक्सपर्टीज मिली है, और वो अपनी एक्सपर्टीज को भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा का पूरा रोड मैप भी बताया कि कैसे वो प्रूवन टेक्नोलॉजी को भारत के एम का इंजन में यूज करेंगे अगर भारत उनको मौका देता है। और रोल्स रॉयस के वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को देने वाले हैं विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर क्या था,
ये रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद से फ्रांस से हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, जहां पर फ्रांस की तरफ से ये कहा गया कि बहुत जल्दी भारत और फ्रांस जो एक हिस्टोरिक डील है 120 किलोटन एरो इंजन की, उसको फाइनलाइज करने वाले हैं। और ये प्लान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बाकायदा फ्रांस ने यहाँ तक क्लेम किया कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजन और कंपोनेंट टेस्टिंग इकोसिस्टम भारत में विकसित करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव को फ्रेंच टेक्निकल असिस्टेंस के तरफ से बैक किया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक क्रिटिकल गैप जो कि भारत में अभी तक रहा है इस प्रकार के टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का, उसको फिल करने का काम भी करेंगे। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जो जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट है, ये इंजन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग से आगे जाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ मिलकर के एक हाई एंड जो इंजन है ये विकसित किया जाएगा और इसके लिए जो वैलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी डोमेस्टिकली विकसित किया जाएगा और टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए भारत को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ 120 किलोटन के इंजन के लिए एसेंशियल है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भविष्य में इसके जो इटरेशंस है फ्यूचर में, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। यानी भारत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली भारत की तरफ से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा की पिलर इस प्लान्ड इकोसिस्टम का ये होने वाला है कि यहाँ पर हमें कंपोनेंट लेवल की जो टेस्टिंग है वो देखने को मिलेगी और बाकायदा इसके लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ भी विकसित करी जाएंगी, जहाँ पर क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट्स को वैलिडेट किया जाएगा, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गई, कंप्रेसर्स हो गए, कंबस्टर हो गए, बियरिंग्स हो गई, एडवांस मटेरियल जो हो गए, इनको लेकर के जो हमें बड़ी टेस्टिंग प्रोसेस है वो देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर यह देखा जा सके कि जो पार्ट और कंपोनेंट बनाया गया है उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहे और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डील फाइनलाइज कब होगी, क्योंकि अब तो 2026 भी आ गया है। तो देखिए, इंडियन मीडिया सोर्सेस की जहां तक बात रही तो कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ये जो हिस्टोरिक डील है भारत और फ्रांस के बीच में, ये हमें देखने को मिल सकती है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ये डील हमें मार्च 2026 में देखने को मिल गई, तो पहला जो इंजन है वो हमें देखने को कब मिलेगा? तो इसमें कम से कम 10 से 12 वर्ष का समय लग जाएगा आराम से, और उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें 2037 तक या 38 तक ये इंजन देखने को मिल जाएगा। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है? क्या आपको लगता है ऑलरेडी हमने देर कर दी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप R37M प्रोक्योरमेंट और ये जो 120 किलोटन का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।